नमस्ते, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का विषय है देवनागरी लिपि, उत्पत्ति, नामकरण व विशेषताएं। चलिए हम देखते हैं, आगे हम इस विषय में चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को जानने से पहले हम देखेंगे कि लिपि क्या है। लिपि जो है, लिपि या हम उसे लेखन प्रणाली कह सकते हैं, या हम उसे किसी भी भाषा की लिखावट कह सकते हैं, या लिखने का ढंग कह सकते हैं। अगर हमें लिपि का शाब्दिक अर्थ देखना हो तो हम कहेंगे लिखित या चित्रित करना, किसी भी भाषा का लिखित या उसको चित्रित करना, यानी ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें हैं। लिपि जो है वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है, और भाषा जो है वो मौखिक होती है। अगर हम चाहें तो किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। और देखा जाए तो लिपि क्या है, क्षणिक स्थायी रहती है। उसके विपरीत भाषा जो है वो मौखिक है, तो वह क्षणिक होती है। दोनों में यह मुख्य अंतर है। देवनागरी लिपि के बारे में अब हम जानेंगे। वर्तमान समय में प्रचलित समस्त लिपियों में सर्वाधिक व्यवस्थित, समर्थ और वैज्ञानिक लिपि जो है वह देवनागरी लिपि को माना गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त भारत की कई अन्य भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, मराठी है, मैथिली है, कोंकणी है, और भी कई कतिपय विदेशी भाषाएं भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नेपाली भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के सन्निकट है। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। आर्यों द्वारा प्रयुक्त की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः दुनिया की सर्वाधिक परिपूर्ण प्राचीन लिपि है। समस्त भारतीय लिपियों का जन्म, अगर उर्दू और सिंधी को छोड़ दें, तो सारी भारतीय लिपियों का जन्म जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तीसरी चौथी शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, और इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। और 7वीं शताब्दी के आसपास से वो व्यवहार में, या लोग उसका व्यवहार होने लगी है, या लोक व्यवहार में वह प्रयुक्त होने लगी है। कुछ विद्वान इसे ब्राह्मी लिपि ही मानती हैं, जिसमें किंचित परिवर्तन के साथ उसका नाम जो है वो देवनागरी हो गया है। फिर भी यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि देवनागरी लिपि भले ही ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हो, किंतु अपने विकास क्रम में उसने फारसी, गुजराती, रोमन आदि लिपियों से भी तत्वों को ग्रहण किया है, और एक परिपूर्ण लिपि के रूप में विकसित होकर हमारे समक्ष आई है। देवनागरी लिपि में जो विराम चिन्ह का है, जैसे उदाहरण के तौर पर देवनागरी लिपि में जो विराम चिन्हों की अधिकता का प्रयोग जो हुआ है देवनागरी पे में, वो रोमन लिपि के प्रभाव से हुआ है। और इसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा में कारक विभक्तियां आदि के कारण व्याकरणिक नियमों में इस प्रकार कसी हुई है कि उसके लिए विराम चिन्हों की अधिक आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब हिंदी में इसका प्रयोग किया गया तो हिंदी जैसी कई नवीन भाषाओं के लिए उसकी स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो गया। हिंदी भाषा की अनेक विशेषताएं जो है देवनागरी लिपि के प्रयोग के कारण है। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि के नामकरण के विषय में विद्वानों में आपसी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में देवनागरी का नाम अलग अलग दिया है। वो किस रूप में है यह आपके समक्ष है। पहला है, देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में पहला और प्रमुख सिद्धांत यह है, देवनागर में प्रयोग के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष संकेतों और चिन्हों के द्वारा होती थी, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों यथा त्रिकोण, चतुर्भुज आदि के मध्य में, जैसे क, ग, प, भ और म आदि लिखे जाते थे, और इन आकृतियों को देवनागर कहा जाता था। और देवनागर के मध्य लिखे जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। गुजरात के देवनागर नामक
स्थान से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी के रूप में हुआ। यह सिद्धांत भी भाषाविदों के मध्य प्रचलित है। देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक लेख हमें गुजरात से ही प्राप्त होता है, जो कि 706 ईस्वी में का था, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। गुजरात के नागर विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण भी कुछ विद्वान इसका नाम जो है वो देवनागरी होना मानते हैं। अपने प्रादुर्भाव के तुरंत बाद इस लिपि ने संस्कृत भाषा को सुशोभित किया, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि हो गया, क्योंकि जो देव भाषा संस्कृत थी उसका जो लिखित रूप जो था वह देवनागरी के रूप में लिखा जाता था, इसीलिए इसका नाम ही देवनागरी लिपि पड़ा। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। दक्षिण में इसका नाम प्राचीन नाम जो है नंदी नागरी था। नागरी लिपि को लोग नागरी नाम देने का जो श्रेय है वो आचार्य विनोबा भावे जी को जाता है, और इस नवीन नाम के द्वारा उन्होंने यह संकेत देने का प्रयास किया कि देवनागरी किसी विशेष जाति, वर्ग, भाषा या प्रांत विशेष की लिपि नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र की या लोक की जन सामान्य की भाषा बन चुकी है। या लोक सामान्य की जो भाषा थी हिंदी, उसका जो लिखित रूप था वो देवनागरी रूप में था। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण। देवनागरी लिपि, पहली विशेषता इसकी यह है, देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की सर्वप्रमुख विशेषता है। ध्वन्यात्मकता को सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, और जैसा लिखा जाए वैसा ही बोला जाए। हिंदी भाषा की भी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसे ही उसका लिखित रूप होता है, और उसका जो लिखित रूप जो रहता है वैसा ही उच्चारित रहता है, दोनों में समानता है। देवनागरी में प्रत्येक चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत सरल है। अगला है, देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में वर्णों का संयोजन वो बहुत ही सुव्यवस्थित है, सुगठित है और क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। अगली विशेषता है, प्रत्येक वर्ण को इसकी विशेषता और प्रकार के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है। इसके जितने भी वर्ण हैं वो अपनी विशेषताओं के आधार पर उनका निर्धारित स्थान है। स्वरों तथा व्यंजनों की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है। उदाहरण के तौर पे जैसे कला शब्द है, कला में क की ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है जो कि क है, और इस ध्वनि में क अथवा फ आदि अनेक चिन्हों का भ्रामक प्रयोग नहीं होता। जैसे कि अन्य लिपियों में उनके अक्षरों में भ्रम की स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पे देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं वो ध्वनि की दृष्टि से और लिपि की दृष्टि से दोनों का अपना एक स्वतंत्र महत्व होता है। इस वजह से इनके चिन्हों में कोई भ्रामक प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है, लिपि चिन्हों की अधिकता देवनागरी की एक प्रमुख विशेषता है। देवनागरी लिपि में 52 से अधिक लिपि चिन्हों और कुछ अन्य आगत वर्ण जैसे आ का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, यह आगत वर्ण है जो इसमें आ है, जो प्रायः हर प्रकार की ध्वनि को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को इनकी उच्चारणादि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? जैसे हमारे मुख की बनावट है, हमारे मुख की बनावट के आधार पर व्यंजनों को वर्गों में विभक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे कंठ वर्ग है। कंठ वर्ग में आप देखा जाए, कंठ से उच्चारित अंगों का एक वर्ग है क वर्ग। अब ये जो क वर्ग है इसके अंतर्गत में जितने भी 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग, ये सारे जो है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो कंठ से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसे कंठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार अल्प प्राण,
और महाप्राण वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का, पहली बात तो यह है कि अल्प प्राण वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो कहलाता है अल्प प्राण। ये अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण क्या है? अल्प प्राण का ठीक विपरीत है कि अल्प प्राण में प्राण वायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक हमें करना पड़ता है, और प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण में जैसे क वर्ग है, इसका जो दूसरा और चौथा जो है वो व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाएगा। जैसे क ख ग घ अंग है तो क जो है क पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि क, घ और अंग जो है मान के चाहिए वो पांच, ये अल्प प्राण कहलाएगा, और बाकी के जो है ये दो है, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और निश्चित ही देवनागरी लिपि में वर्णों को सुनिश्चित वर्गीकरण किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मान के चलिए कि ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप पापा बाबा उच्चारित करके देखिए, ये पूरा वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों को जब आप उच्चारित करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों ओठ आपस में मिलते हैं। तो इस वजह से इस वर्ग को ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, देवनागरी लिपि में ज ध्वनि को अंकित करने के लिए ज वर्ण का प्रयोग हुआ है, किंतु रोमन लिपि में ज ध्वनि को अंकित करने के लिए ज या जेड लिखा जाएगा। जैसे मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि देवनागरी लिपि में प्रतीक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह है, और वह स्वतंत्र चिन्ह जो है आपस में एक दूसरे से मिलते हुए नहीं है। जिस प्रकार रोमन लिपि में देखा जाए तो ज ध्वनि को अंकित करने के लिए दो कहा जाए अक्षर रहते हैं, उससे भ्रम की स्थिति रहती है, जबकि हिंदी में इस प्रकार की कोई, या देवनागरी लिपि में इस प्रकार कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। वैसे ही एक है, उदाहरण के तौर पर है बी जो है लिखते हैं हम बी है, उसकी ध्वनि जो है वो ब के रूप में होती है। अगला है व्यंजन चिन्हों की अक्षरिकता। प्रत्येक लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ अ वर्ण का संयोग रहता है। जैसे क, जब हम क उच्चारित करते हैं तो आप देखिए हमारे उच्चारण के समय में एक पीछे में एक अ ध्वनि हमें उच्चारित या हमें ध्वनित होती है। तो लिपि का यह गुण जो है वो अक्षरिकता कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे लेखन में समय और स्थान की दोनों की बचत होती है। अगला है, देवनागरी लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है। यह लेखन एवं आकार दोनों ही दृष्टि से सरल और सहज है। देवनागरी लिपि का जो रूप है वो नेत्राकर्षक है, और यह लिपि त्वरा लेखन के अनुकूल है। वो इसलिए अनुकूल है क्योंकि वो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जैसा उसका लिखित रूप है वैसा ही उसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्र का प्राचीनतम वैभवशाली साहित्य जो है वो इसी लिपि में लिपिबद्ध है। यह वेदवाणी से संबद्ध होने के कारण शास्त्रपूत है। नेक्स्ट है, यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। अगली विशेषता है, यदि किंचित अपेक्षित परिवर्धन कर देने पर संसार की कोई भी भाषा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है। अगर हम देवनागरी लिपि में कुछ थोड़ा सा परिवर्धन कर दें तो हम संसार की किसी भी भाषा को लिपिबद्ध कर सकते हैं इस देवनागरी लिपि के माध्यम से। अगली विशेषता है, यह भारत की अंतर्देशीय लिपि तो है ही, साथ ही अपने उपयुक्त गुण के कारण अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के योग्य है। नेक्स्ट है, इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं ही, जो इतनी संख्या में संसार के किसी भी अन्य लिपि में नहीं है। देखिए, ये अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग स्वतंत्र वर्ण है जो संसार में किसी भी अन्य लिपियों में नहीं है। अगली विशेषता है, इसके वर्णों में रोमन वर्णों के समान छोटे बड़े यानी कि कैपिटल और स्मॉल वर्णों के रूप की उलझन नहीं है। इसके कारण से यह लेखन में, मुद्रण में, टंकन में, सब में इसके वर्ण जो है स्वतंत्र है।
या सर्वत्र देखा जाए तो आदि में या मध्य में या अंत में एक समान रहते हैं। अगली है प्राविधिक और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सर्वथा उपयुक्त है। यह दूसरी बात है कि इन क्षेत्रों में इसके लिए भी अभी अपेक्षित प्रयत्न नहीं हुए हैं, जिसका प्रमुख कारण सरकार की उपेक्षा नीति एवं तटस्थता के साथ ही साथ अंग्रेजी समर्थक हिंदी विरोधियों का सामूहिक षड्यंत्र भी है। अन्य विशेषता एक है जो किसी अन्य लिपि में देखी नहीं जा सकती, जो मात्र एक देवनागरी लिपि में ही हमें उसका यह रूप देखने को मिलता है। भारतवर्ष के साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने पढ़ने पर समान रहते हैं। यहाँ पे आपके समक्ष एक केशवदास का एक सवैया दिया गया उदाहरण के तौर पे। जैसा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आप ये जो सवैया है उसको चाहे यहां से पढ़ें चाहे यहां से पढ़ें, दोनों एक समान ही है, दोनों का अर्थ भी एक ही निकलेगा। देखिए आप, माँ सस मोह सजे बन बीन नवीन बजे सह मोस समा। आप देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो हम यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए इस पूरे अनुच्छेद में हम देखेंगे तो ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये मात्र एक विशेषता इसकी जो है ये हमें देवनागरी में ही देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार भी अभिव्यक्त किए हैं। पहले है बाबूराम विष्णु पराड़कर। नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। इस संबंध में महापंडित राहुल संस्कृतयान ने कहा कि हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। देवनागरी लिपि में कुछ सुधार की संभावनाएं हैं। वो किस रूप में है ये हम देखेंगे। कुछ लोग देवनागरी लिपि के कतिपय दोष भी गिनाते हैं। यद्यपि यह दोष या जो असुविधाएं हैं सामान्य प्रयोग की कम है, कंप्यूटर या आदि यंत्रों में प्रयोग की अधिक है। या फिर कह सकते हैं कि टंकन में जो कुछ असुविधाएं होती हैं उससे संबंधित है। तो कौन कौन सी असुविधाएं हैं और जिसमें हम सुधार की संभावना है वो हम देखेंगे। जैसे है देवनागरी लिपि में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, जैसे ये मान के चलिए दी मैंने लिखा है, कोई किंचित भ्रम की स्थिति होती। वो स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि इसका उच्चारण जो है वर्ण के बाद होता है और लिखा पहले जाता है, तो इसमें सुधार की थोड़ी गुंजाइश है। अगला है देवनागरी लिपि में र के विभिन्न रूप हैं जो स्पष्ट तो है लेकिन समान व्यवहारकर्ता के लिए असुविधाजनक है। इनके टंकन में भी थोड़ी समस्या होती। अब आप देखिए इस र के विभिन्न रूप, एक ये है, एक यह रूप है, एक इस रूप में है, एक इस रूप में है और एक इस रूप में है। जैसे कि कर्म। अब यहाँ पे ये स्थिति आती है कि जब हम कर्म उच्चारित करते हैं तो म के पहले ही हमें र की ध्वनित होती है, तो इसमें भ्रम की स्थिति रहती। क्रम की स्थिति देखिए इस प्रकार लिखा जा रहा है, कृष्ण ट्रक। जो ये वाली मात्रा जो है हमेशा ट वर्ग में ही हमको देखने को मिलता है। जैसे ट्रक है, ड्रम है, ट्रॉली है, इस प्रकार जो है प्रायः हमें ट वर्ग में ही यह मात्रा देखने को या यह र का यह रूप हमें देखने को मिलता है। तो इसमें थोड़े से टंकन में भी थोड़ी सी असुविधा होती है। अगली है संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी देवनागरी की विशेषता के साथ साथ उसका एक दोष भी माना जा सकता है। संयुक्ताक्षर है जैसे कि ज्ञ ज्ञानी का है, यह जो है ग और य के योग से बना है और ग और य जो है दोनों के अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो इस वजह से इसमें कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है यदि उपयुक्त कुछ समस्याओं का सुनिश्चित निवारण कर दिया जाए तो नागरी लिपि में संपूर्ण एकरूपता होगी और वह सामान्य रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि बन जाएगी। इन सब आधारों पे हम निष्कर्ष पे ये पहुंचते हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो देवनागरी लिपि अत्यंत
सुव्यवस्थित कह सकते हैं और वैज्ञानिक लिपि है, जो अपने गुणों और विशेषताओं के कारण बहुत ही समर्थ और सशक्त लिपि बन जाती है। और ये विशेषताएं ही नागरिक को विश्व की सर्वाधिक पूर्ण और संतुलित लिपि होने की योग्यता और गौरव प्रदान करती है। धन्यवाद।